व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एलपीजी चैप्टर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने लिबरलाइजेशन के सभी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में। एलपीजी में ये तीन चीज़ें मेन हैं, इसको पढ़ने के बाद चैप्टर में कुछ बचता नहीं है। अब तुम लोग सब सोच रहे होगे कि यार मैं कहाँ था, मैं क्या कर रहा था, तो डेफिनेटली मैंने क्लास 11th को भी बताया, तुम लोगों को भी बता रहा हूँ कि आई वॉज बिजी इन मेकिंग अ सीरीज फॉर यू ऑल, क्योंकि एज द बोर्ड्स आर अप्रोचिंग, बोर्ड्स जैसे जैसे पास आएंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ों की नीड होगी। उस टाइम पे मेरा स्केड्यूल भी बहुत टाइट हो जाता है, तुम लोग को पता ही है, हेक्टिक हो जाता है। तो मैंने सोचा यार इस बार हम अभी से ही सीरीज बनानी शुरू कर देते हैं। तो तुम लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज बनाई है जिसका डिस्क्लोजर मैं अभी करूँगा, क्योंकि अभी वो पूरी नहीं हुई। और सीरीज बनाओ और पूरी नहीं हो तो मज़ा नहीं आता। तो मैंने सोचा इस बार पहले सीरीज बना लेते हैं, फिर बताएंगे, ताकि आप लोग डेली बेसिस पे वीडियोस देख पाओ। तो चलो वो एक अलग चीज़ है, बट फिलहाल हम लोग अपना वीडियोस कंटिन्यू करते हैं और एलपीजी के चैप्टर को कैसे आगे बढ़ाना है वो देखते हैं। लेट्स बिगिन। तो एलपीजी में मेनली तीन टॉपिक्स हम लोग कवर करते हैं: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। Liberalization was one of the biggest and the most expanded topic in this chapter, और प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन दोनों मिलके भी इतना बड़ा पार्ट नहीं बनता। तो लिबरलाइजेशन मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में कराया, प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन हम आज करने वाले हैं। व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन, सबसे पहले यही डिस्कस करते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन जैसे नाम में ही है, तो आपको ध्यान रखना है कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है कि पब्लिक सेक्टर का रोल कम कर देना है और प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा देना है। तो व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन? इट मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मालिक होने का अधिकार, मैनेजमेंट, मैनेज करने का, कंट्रोल करने का, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू एंटरप्रेन्योर्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। जितने भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, पब्लिक कंपनीज हैं, या बहुत सारी चीज़ें जो आपको पता है कि बिफोर 1991 गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में रखी हुई थी। जैसे कि हम लोगों ने अल्टीमेटली इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में तीन शेड्यूल्स बनाए थे, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने अपने हाथ में बहुत सारे सेक्टर्स, अपने हाथ में बहुत सारी इंडस्ट्रीज रखी थी। तो उन सब में गवर्नमेंट का रोल अब रिड्यूस करके किसका रोल बढ़ाना है? प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने कंप्लीटली प्राइवेटाइज कर दिया चीज़ों को, बट बहुत ज़्यादा हद तक प्राइवेटाइजेशन करा गया है, सिर्फ कुछ चीज़ों को छोड़ के। क्या लिखा है? इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, कंट्रोल, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर टू एंटरप्रेन्योर्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। करा क्यों जाता है? ताकि थोड़ा सा फाइनेंशियल डिसिप्लिन इंप्रूव हो। सबसे पहली बात, फाइनेंशियल डिसिप्लिन इंप्रूव होना चाहिए। पैसे के लेन देन में, हिसाब किताब में थोड़ा सा डिसिप्लिन आएगा। एंड वी ऑल नो अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर, कि कितना ज़्यादा अच्छे से पब्लिक सेक्टर काम कर रहा था। बहुत दिक्कत थी उसके अंदर, बहुत अच्छा मैनेजमेंट नहीं था, केयरलेसनेस थी। तो वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन वॉज द वे जिसके थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव कर सकते थे। तो प्राइवेटाइजेशन सबसे पहले फाइनेंशियल डिसिप्लिन। दूसरा, इट फैसिलिटेट्स मॉडर्नाइजेशन। देखो जो पब्लिक सेक्टर, आप लोग आज भी देखो, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वो आज भी इतने ज़्यादा डेवलप नहीं है। उनके अंदर आज भी आपको मॉडर्नाइजेशन देखने को नहीं मिलता। बट प्राइवेटाइजेशन, जब भी प्राइवेट सेक्टर कहीं जाएगा तो वो मॉडर्नाइजेशन अपने साथ डेफिनेटली लेके जाएगा। तो नई नई चीज़ें आए, नई टेक्निक्स आए, काम करने के तरीके आए, ये सब हमें देखने को मिले। इसीलिए मॉडर्नाइजेशन के लिए भी प्राइवेटाइजेशन को एनकरेज करा गया था। ये सब प्राइवेटाइजेशन के बारे में आ जाता है। फिर हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। व्हाट एक्चुअली इज ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? अब देखो, ग्लोबलाइजेशन बेसिकली क्या है? अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना, एक साथ लेके आना, ट्रेड ओपन कर देना, बिल्कुल बैरियर्स हटा देना, मूवमेंट हो जाएगा, फ्रीडम मिलेगा। फ्रीडम मिलेगा मूवमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज में, फ्रीडम मिलेगा मूवमेंट ऑफ मनी में। तो ये सारी चीज़ें ग्लोबलाइजेशन में आ जाती हैं। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी, इंटीग्रेटिंग ज्वाइन करना, एक साथ लेके आना, विद द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू, कैसे? रिमूवल ऑफ बैरियर्स ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड से जितने भी बैरियर्स हैं वो हटा दो, कैपिटल मूवमेंट्स पे जितने बैरियर्स हैं वो हटा दो। बेसिकली द पर्पस वाज टू क्रिएट अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड, कि जिसका जहाँ ट्रेड करने का मन करे वो करे, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, कोई दबाव ना हो किसी भी तरीके का कि आप यहाँ नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रीडम होना चाहिए, ग्लोबलाइजेशन का पर्पस था
क्या पॉजिटिव्स आए ग्लोबलाइजेशन से? नंबर 1, अब आपको एक्सेस है ग्लोबल मार्केट्स में, आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, आप अपना सामान जहाँ चाहो वहाँ सेल आउट कर सकते हो, तो इट प्रोवाइड्स द एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स। नंबर 2, हमें नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता चलेगा, नॉलेज मिलेगी, हम लोग अपनी स्किल डेवलप कर सकते हैं, हम लोग आगे बढ़ के वो टेक्नोलॉजीज़ खरीद भी सकते हैं। तो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हमें देखने को मिलती हैं। नंबर 3, द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमी का ग्रोथ, इकोनॉमी का डेवलपमेंट, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, बाहर वाली कंट्रीज़ आके आपके यहाँ अगर पैसा लगाएंगी, आपको FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिलेगा, तो आपका भी ग्रोथ होगा। वो तो ऑब्वियसली वो पैसा तो कमाएंगे, लेकिन आपको भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉलेज, स्किल, टेक्नोलॉजी, मशीनरी सब पता चल रहा है, तो इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। बट क्या हर कंट्री को फायदा होता है? नहीं, वो नेगेटिव्स में पढ़ेंगे। इट फेवर्स मोस्टली द डेवलप्ड नेशन, सबसे ज़्यादा फायदा किसको होता है? डेवलप्ड नेशंस को, जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। जो डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है वो तो स्लेव बन के रह जाते हैं, गुलाम बन के रह जाते हैं, उनको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। और इट कॉम्प्रोमाइज द वेलफेयर ऑफ द पुअर पीपल की यहाँ पे कोई बात नहीं करता। सारी की सारी बेसिकली जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं वो सब ऐसे प्रोडक्ट्स बना रही हैं, ऐसे सर्विसेज दे रही हैं जो हाई क्लास के लिए चलता है, जिनमें वो पैसा कमा पाएँ। गरीबों को भूल जाते हैं तो वेलफेयर या फिर एक तरीके से आइडेंटिटी ही खत्म हो जाती है पुअर की। उसके बाद इट इंक्रीजेज इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़। अब देखो, अगर ऐसा होगा तो लाइफस्टाइल बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, जो रिच है उसका लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया होगा, जो पुअर है उसका लाइफस्टाइल बहुत खराब होगा। तो इट इंक्रीजेज द डिस्पैरिटी, इट इंक्रीजेज बेसिकली द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। तो ऑब्वियसली आप लोग काम कर रहे थे ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, बट अगर ग्रोथ डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में इनइक्वालिटीज जनरेट हो गई तो आपका कंट्री एक तरफ तो बहुत अच्छा दिखेगा और दूसरी तरफ आपके यहाँ बहुत सारे गरीब लोग भी होंगे। तो ये इसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो ये हमने पढ़ लिया प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बारे में। अब इसके अंदर एक छोटे छोटे टॉपिक एक दो और बचे हैं, वो देखते हैं, फिर देखते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ LPG। अब हमारे पास दो छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आउटसोर्सिंग और दूसरा आता है द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हम लोग आउटसोर्सिंग की बात कर लेते हैं। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है? देखो, आउटसोर्सिंग का मतलब आपने बिजनेस स्टडीज क्लास 11th में ही पढ़ा होगा। आउटसोर्सिंग बेसिकली ये होता है कि मेरा कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो मैं खुद कर रहा हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कि वो मेरी नॉन कोर एक्टिविटीज़ हैं। तो अगर मैं चाहूँ तो वही एक्टिविटीज़ मैं बाहर दे सकता हूँ कुछ और लोगों को करने के लिए, और उनसे मैं उन्हीं एक्टिविटीज़ में स्पेशलाइजेशन ले सकता हूँ। तो अगर मैं अपना काम किसी और को दे रहा हूँ करने के लिए, उसको बेसिकली मैं क्या बोलता हूँ? आउटसोर्सिंग। बेनिफिट क्या होगा? मैं अपना फोकस, अपना कॉन्सेंट्रेशन अपने मेन वर्क में लगा सकता हूँ। सेकेंडली, वो लोग मेरे अनइम्पॉर्टेंट काम को भी उतनी प्रायोरिटी के साथ करेंगे, तो मेरे दोनों काम अच्छे से हो गए ना। तो क्या लिखा है आउटसोर्सिंग? इट मीन्स कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, ये वर्ड जरूर लिख के आना। सम एक्टिविटीज टू थर्ड पार्टीज। थर्ड पार्टीज कौन? जो बाहर वाले लोग हैं, जो मेरा काम करेंगे। विच वर अर्लियर परफॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, जो पहले ऑर्गेनाइजेशन ही परफॉर्म कर रहा था, अब कौन करेंगे? थर्ड पार्टीज। इंडिया काफ़ी पॉपुलर हो चुका है पूरे वर्ल्ड के लिए। इंडिया हैव बिकम अ पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर MNCs बिकॉज ऑफ इंडिया। ऐसा क्यों पॉपुलर हुआ? क्यों इंडिया में इतना ज़्यादा आउटसोर्सिंग देखने को मिलता है? यहाँ पे कंपनीज क्यों काम देती हैं? सबसे पहला उसका रीज़न है लो वेज रेट। ध्यान रखना, लिख के आना एग्जाम में। जो वेज रेट है वो काफ़ी लो है। हमारे यहाँ पे पढ़े लिखे लोग भी, हमारे यहाँ जो लेबर है वो बहुत सस्ते में काम कर देती है, पढ़े लिखे लेबर भी, ठीक है। उसके अलावा स्किल्ड मैन पावर सारी स्किल्ड है। बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो पढ़ लिख के भी जॉब्स नहीं मिल रही उन्हें, तो वो बाहर की कंपनीज का काम कर रहे हैं, तो वो भी इसी काम में लगे हुए हैं। इंडिया को कौन कौन सी सर्विसेज आउटसोर्स हुई हैं? कॉल सेंटर्स सबसे प्रोमिनेंट, सबसे पॉपुलर, अकाउंटेंसी, बैंकिंग, म्यूजिक, एडिटिंग, इस तरीके की सर्विसेज इंडिया को आउटसोर्स करी गई है बाय द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। बहुत ज़्यादा काम मिलता है। इसके अलावा और सोर्सेज भी हैं, बट ये कुछ पॉपुलर लिखी थी मैंने सर्विसेज, ठीक है। अब आउटसोर्सिंग का मीनिंग आपको पता चल गया। अब बात करते हैं द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड में ट्रेडिंग को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया है, उसी को हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम ही क्या है कि पूरा वर्ल्ड ट्रेडिंग कर रहा है, आपस में डीलिंग कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, तो किसी तरीके का कोई फ्रॉड ना हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हो प्रॉपर, वो सारा सिस्टम देखना WTO का काम है। क्या WTO पहले से WTO है? नहीं। पहले हमारे पास सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी उसका नाम रखा गया था जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड, GATT। 1948 में स्टैब्लिशमेंट हुआ था विद 23 कंट्रीज, 23 कंट्रीज। लेकिन उसके बाद 7 साल बाद इसका कन्वर्ट कर दिया गया, चेंज कर दिया गया किसके अंदर?
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से इसका अगला जनरेशन है, वो 1955 में करा गया, और प्रेजेंटली 164 कंट्रीज हैं जो मेंबर हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है? नंबर 1, टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, बेसिकली प्रॉपर्ली इंटरनेशनल ट्रेडिंग करवाना, अच्छे से ट्रेड करवाना, सारे रूल्स रेगुलेशंस बना के चलना, अगर किसी कंट्री के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा तो वो सेटल करवाना, डिस्प्यूट सेटल करवाना। टू इस्टेब्लिश अ रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, एक प्रॉपर रूल्स बना के देना, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करवाना कि किसी भी कंट्री किसी और कंट्री के साथ बहुत मेजर फ्रॉड ना कर दे, उसको चीट ना करे, उसको किसी भी तरीके से यूज़ ना करे। तो ये सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम है। इसके साथ साथ टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, कोई भी कंट्री पूरे वर्ल्ड में अपने रिसोर्सेज का अननेसेसरी एक्सप्लॉयटेशन ना करे जस्ट टू अर्न प्रॉफिट्स, रिसोर्सेज प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो, रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो। और लास्ट नंबर 4, टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, जितना भी काम हो वो एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। ऑल्दो मान कोई नहीं रहा, बट स्टिल इट इज़ अ फंक्शन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टू सी whether the organizations, whether the countries are moving on with their trade without harming the environment। environment को अगर harm कर रहे हैं तो वो ट्रेड नहीं चलना चाहिए, उन पे पेनल्टीज लगनी चाहिए। ये सारा भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस का काम है। तो ये हमारे पास 2 इसमें टॉपिक्स और बचते हैं, आउटसोर्सिंग और WTO जो हमने कंप्लीट कर दिए। अब लास्ट इसके अंदर एक टॉपिक और बचेगा जो कि इंपॉर्टेंट है और उस पर मैं पूरा टाइम लगा के आपको पढ़ाऊंगा, दैट इज़ दी बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से क्या क्या फ़ायदे हुए इंडिया को और क्या क्या नुकसान हुए। डिटेल में पढ़ेंगे आराम से नेक्स्ट पार्ट में। दूसरी बात, आज बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ तो एक फ्लो जनरेट करने के लिए 1-2 दिन लगते हैं, तो आप लोग आराम से इसको रिवाइज करो। मिलते हैं जल्दी इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ और चैप्टर हमारा ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, आराम से रिवीजन करो, फर्स्ट पार्ट भी देख लेना और कंप्लीट कर लेना। थैंक यू सो मच।